हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्रिक बैंकिंग। गाइस, आज का वीडियो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ। वो ये है कि आप जो है अपना परसेंटाइल को कैसे ग्रो कर सकते हैं, अपने परसेंटाइल को कैसे बढ़ा सकते हैं। इन अदर वर्ड्स मैं ये बोलूँ तो आप अपने मार्क्स को जब मॉक टेस्ट में लगाते हैं तो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें ताकि आप मैक्सिमम लोगों से ऊपर जा सके मॉक टेस्ट में। क्योंकि अल्टीमेटली जब आपका परसेंटाइल काफ़ी अच्छा आने लगता है तो ये आपके लिए एक मोटिवेशन फैक्टर हो जाता है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से हम जब भी एग्ज़ाम में बैठते हैं तो वो भी हमारे तरह एक मॉक टेस्ट की तरह होने लगता है। और जब आप मॉक टेस्ट लगाते हैं, आपका परसेंटाइल काफ़ी अच्छा आता है तो जो अंदर से मोटिवेशन आता है वो आपको एक बहुत ही अलग तरह का कॉन्फिडेंस देता है। और जब आप एग्ज़ाम में शिट करते हैं तो उस केस में आपके ऊपर कम प्रेशर्स होते हैं। सो ये बहुत ही सारे कैंडिडेट के जो हैं, हर कैंडिडेट का शुरू में स्पेशली जो बिगनर होते हैं उनके मन में ये सवाल होता है कि वो अपने परसेंटाइल को कैसे बढ़ा सकें। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मेरा गाइस क्या स्ट्रेटजी था, मेरा क्या जर्नी था और मैंने अपने परसेंटाइल को बहुत ही कम से यू मीन 33 परसेंटाइल मेरा भी शुरू में था, उससे करके और 99 परसेंटाइल तक मेरा एक समय आ गया था, वहाँ तक गया था। उस चीज़ को मैंने कैसे अचीव किया उसको मैं अभी इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा। लेकिन इससे बताने से पहले मेरी एक शर्त है गाइस कि परसेंटाइल आपके तभी बढ़ेंगे जब आप मैथ्स के जितने लेशंस हैं, इंग्लिश के जितने लेशंस हैं, रीजनिंग के जितने लेशंस हैं, मैं बाय डिफ़ॉल्ट ये मान रहा हूँ कि आपने एक बार स्टडी कर लिया है और आपका उसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है। क्योंकि अनटिल और अनलेस आप हर सिलेबस के जितने भी एक्सरसाइजेज हैं उनको आप जब तक नहीं पढ़े होंगे तब तक परसेंटाइल की बातें करना मेरे हिसाब से वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट ही नहीं है। परसेंटाइल की बातें वहाँ से शुरू होती हैं जब आप हर लेसन के बेसिक्स जान चुके हैं, उसके सारे क्वेश्चंस आप बना सकते हैं। बट फिर भी जब आप मॉक टेस्ट में बैठते हैं तो टाइम मिसमैनेजमेंट की वजह से आपके मार्क्स नहीं बढ़ पाते हैं। तो वहाँ पर ये हमारे लिए ये जो मेरा तरीका है आपको हेल्प करेगा। तो इसलिए मैं आप सभी को बोलता हूँ कि वैसे कैंडिडेट्स जिन्होंने हमारे एग्ज़ाम की जितनी भी लेसन्स हैं, कंटेंट्स हैं, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जनरल अवेयरनेस हो, चाहे इंग्लिश हो, अगर इसके आपने हर लेसन को एक बार पढ़ लिया है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको हमेशा याद, बट अगर आपको उसके कंसेप्ट पता है तो ये लेसन स्पेशली आपको जा करके, ये वीडियो आपको जा करके हेल्प करने वाला है। तो गाइज मैं अभी आपको सेक्शन वाइज बताऊंगा कि आपका स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी हर चीज़ की अगर आपको ऑलरेडी आइडिया है तो आपके हर सेक्शन का क्या आइडिया होना चाहिए, हर सेक्शन का क्या अप्रोच होना चाहिए जिससे आपका उस सेक्शन में कम से कम टाइम वेस्ट हो। जब कम से कम टाइम वेस्ट होगा तो ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे और इस तरह से आपके मार्क्स अल्टीमेटली बढ़ेंगे। जाने अनजाने में जब हम मॉक टेस्ट लगाते हैं तो बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जहाँ पे हम अपने टाइम को वेस्ट कर देते हैं और वो हम एज ए बहुत ज़्यादा जब तक हम नहीं करते वो चीज़ हमको समझ में नहीं आती। लेकिन मैं आज आप सभी को बताऊंगा कि जनरली जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो कहाँ कहाँ गलतियाँ करते हैं, जहाँ से उनके समय को बर्बादी होती है, जिसके वजह से उनके समय की बर्बादी होती है मॉक टेस्ट में। और जब आप वो जान जाएंगे तो आपके लिए वहाँ से समय बचाना ईजी हो जाएगा और वो चीज़ आप नए क्वेश्चन बनाने में अपने समय को लगा सकते हैं जिससे आपके मार्क्स बढ़ेंगे। और जब आपके मार्क्स बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली आपका परसेंटाइल तो बढ़ना ही बढ़ना है। सो गाइज चलते हैं, हम आपको स्लाइड्स शो करेंगे और उसमें हर सेक्शन के बारे में हम ब्रीफली बताएंगे क्योंकि अगर बहुत डिटेल बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। सो इसलिए मैं हर सेक्शन का एक ओवरव्यू दूंगा कि जनरली एस्पिरेंट्स का कहाँ कहाँ हर सेक्शन में टाइम बर्बाद होता है और उस चीज़ को आप काइंडली ध्यान में रखिए और कोशिश कीजिए कि नेक्स्ट टाइम से जब भी आप क्वेश्चंस बना रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो आप उस चीज़ को ध्यान रख के बनाएं जिससे आपका टाइम सेविंग्स हो, मार्क्स बढ़े और मार्क्स बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आपका परसेंटाइल बढ़ेगा। सो गाइज लेट्स गो टू द माय स्लाइड्स। सो फ्रेंड्स, ये मेरा स्लाइड्स रहा जहाँ पर मैं आपको अपना सेक्रेट बताऊँगा जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप सर्टेनली
आप जब भी मॉक टेस्ट लगा रहे हैं उसमें आपके परसेंटाइल्स बढ़ेंगे, आप अपने मार्क्स को बढ़ा पाएंगे, आप अपने बहुत ऐसे जहाँ पे गलतियाँ कर रहे होंगे जो जब मैं ये बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि आप वहाँ पे अपने टाइम को वेस्ट कर रहे होते हैं, उसको आप यहाँ से जान जाएंगे और आप उसको करना बंद कर देंगे। तो मैं अब यहाँ पर जा रहा हूँ आपको सेक्शनली एक तरीका बताने जिसे आपको फॉलो करना चाहिए जब भी आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप वहाँ पे मार्क्स स्कोर कर सकें। सो फ्रेंड्स, पहले मैं आपसे इंग्लिश के बारे में बात करूँगा कि इंग्लिश जब भी आप अटैम्प्ट कर रहे हो तो आपका क्या अप्रोच होना चाहिए जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें और कम से कम टाइम वेस्ट करें। क्योंकि हमारा मेन मकसद ये होता है ना, परसेंटाइल बढ़ाना है तो हमारा एक पिलर ये होता है परसेंटाइल बढ़ाने का कि हमें अपने टाइम को सेव करना है और बहुत सारे अनवांटेड एक्टिविटीज़ हम लोग मॉक टेस्ट लगाते वक्त करते हैं, उसको हमको पहचान के उसको दूर करना है फ्रेंड्स। सो इंग्लिश में बहुत तरह के क्वेश्चंस आते हैं फ्रेंड्स, कॉमन एरर, फिलर होते हैं, आइदर वन विथ वन ब्लैंक और टू ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट मिलते हैं हमको, वर्ड स्वैपिंग मिलते हैं, पैसेज होते हैं, पैराजम्बल्स होते हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट होते हैं, रीडिंग कम्प्रिहेंशन होते हैं, और भी नए नए तरह से क्वेश्चंस आजकल पूछे जाने लगे हैं एग्ज़ाम में। लेकिन अगर आपको इन सारे क्वेश्चंस को बनाना है तो अगर आप एक ढंग से करते हैं, एक आप सिस्टमेटिक वे से करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं आप अपने टाइम को बचा पाएंगे। सो उसके लिए हमको क्या करना है फ्रेंड्स कि हमारा जो पहला चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आपको परसेंटाइल बढ़ाना है तो कभी भी एक सेक्शन पे फोकस ना कीजिए। एक सेक्शन को अगर आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो वो आपका सिलेक्शन नहीं होने देगा। अगर आपका एक सेक्शन स्ट्रॉन्ग है सो दैट्स वेरी गुड थिंग दैट यू हैव मेड वन ऑफ योर सेक्शन वेरी स्ट्रॉन्गर, बट दैट डज नॉट गारंटी कि यू आर गोइंग टू पास द एग्जामिनेशंस। सो एक सेक्शन से अगर हम स्ट्रॉन्ग कर भी लेते हैं तो आपको क्या लगता है कि हर सेक्शन का एक लिमिटेड टाइम होता है, एक सेक्शन बना के आप पास हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो हमें हर सेक्शन पे वर्क करना है। और जहाँ तक परसेंटाइल बढ़ाने की बात आती है तो हमको क्या करना है, प्रैक्टिस का कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं है अगर आपको परसेंटाइल बढ़ाना है तो। और इंग्लिश एक ऐसा चीज़ है ना जिसको आप चाहें तो मेंटली भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं आप उसको मेंटली दिमाग में सोचिए। जब मैं प्रिपरेशन करता था तो जो भी चीज़ इंग्लिश के हर सारे चीज़ हम जो भी कॉमन एरर्स के रूल पढ़ते थे हम उसको मेंटली बनाने की कोशिश करते थे। जो भी वर्ड्स अगर हमको लर्न करते थे उसको हम बोलने की कोशिश करते थे, मेंटली उस पर सेंटेंस बनाने की कोशिश करते थे। कुछ टॉपिक हो उस पर हम खुद से बात किया करते थे। सो प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपका परसेंटाइल बढ़े। पर प्रैक्टिस का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। सो आप प्रैक्टिस को हमेशा फर्स्ट प्लेस पे इसको प्रायोरिटी दीजिए। दूसरा चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये आपको हर जगह ये हेल्प करेगा। मैं भी बहुत दिन तक प्रिपरेशन किया एग्जामिनेशन का, लेकिन मेरे भी परसेंटाइल बहुत कम आते थे और इंग्लिश में भी मैं बहुत ही अनयूनिफॉर्म तरीके से परफॉर्म करता था। कभी बहुत अच्छा स्कोर ला देता था, कभी बहुत ख़राब लेके आ जाता था। तो एक बार मेरे दिमाग में एक ऐसी बात आई कि क्यों ना मैं अपना रीडिंग स्पीड को मेज़र कर लूँ। हालांकि बहुत इम्प्रैक्टिकल लगता है क्योंकि कभी कभी रीडिंग स्पीड हमारा चेंज हो जाता है, बट एक एवरेज हमारा पता चल जाए कि मेरा रीडिंग स्पीड क्या है। तो फ्रेंड्स एक बार की बात है कि मैंने अपना रीडिंग स्पीड को मेज़रमेंट किया कि कितना मेरा स्पीड से मैं पढ़ पाता हूँ ताकि मैं बढ़िया समझ सकूँ। ऐसा नहीं सिर्फ रीड दे दिया और मैं कंप्रीहेंड नहीं कर पाया। मैं उस स्पीड के बारे में बात कर रहा हूँ जिससे आप नॉर्मली पढ़ के और आप कंप्रीहेंड भी काम चलाने लायक कर लेते हैं। तो इस तरह से मैंने अपना एक रीडिंग स्पीड को मैंने मेज़र किया था कि पर मिनट, मैं मिनट के टर्म से बात करूँगा, कि आप टाइमर लगा करके देखिए कि आप एक मिनट में कितने इंग्लिश के लाइंस पढ़ लेते हैं। और उसके बेसिस पे आप जब भी कोई क्वेश्चंस बनाते हैं, चाहे मैथ्स के ही क्यों ना हो, चाहे रीजनिंग के ही क्यों ना हो, चाहे इंग्लिश के स्पेशली क्यों ना हो, तो आप जैसे ही क्वेश्चन देखेंगे तो आपके माइंड में एक रफली ख्याल आ जाएगा कि मैं इसको इतना दिन में पढ़ पाऊँगा। जैसे मेरा स्पीड है जनरली 15 लाइन 1 मिनट्स में मैं पढ़ लेता हूँ।
तो अगर 45 लाइन्स का मेरे पास आरसी है, मैं लाइन काउंट नहीं करने जाता हूँ, लेकिन एक रफली मैं देख लेता हूँ, स्कैन कर लेता है आदमी कि हाँ इतना लाइन का लग रहा है, 45-50 का लग रहा है, तो दिमाग में मेरे मैसेज मिल रहा है कि हाँ मैं 3 मिनट में इसको पढ़ लूँगा। तो इससे क्या होता है मुझे कि मेरे मन को शांति मिलती है और हमको हरी नहीं रहता है, और हम टाइम के हिसाब से अपना मैनेज हम कर लेते हैं। तो इस तरह से हम अपना रीडिंग स्पीड मेज़रमेंट कर लिए हैं। तो आप भी क्या कीजिए, आप अपने इंग्लिश में रीडिंग के स्पीड को मेज़रमेंट कर लिए कि आपका स्पीड कितना है, और उसके तहत आप जो भी क्वेश्चंस बनाएंगे आप बहुत काम होकर बनाएंगे, और आप हमेशा एक्यूरेसी भी आपका सही होगी और आप कम घबराएंगे, और इस तरह से आप एक सिस्टमेटिक वे में चलेंगे। दूसरा, अगर आपको एक अपना मार्क्स बढ़ाना है, आपको परसेंटाइल बढ़ाना है, तो ऑब्वियसली हमको नॉलेज होना ही पड़ेगा और क्वेश्चंस को भी हमको बनाना पड़ेगा। सो क्वेश्चंस को जब भी हम इंग्लिश में बनाते हैं तो इंग्लिश में मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट वे दैट आई ऑलवेज यूज वाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस इन इंग्लिश इज़ द एलिमिनेशंस मेथड. And if you have studied your English very well, if you have strong grammar, if you have strong comprehension skills, so in that case, with the help of your comprehension skill and with the help of your grammar, you can eliminate most of the options, and in that way you can choose one of your answer that is unique to your क्वेश्चंस. सो कभी भी इंग्लिश में भी आप क्वेश्चन बनाए, एलिमिनेशन मेथड का यूज कीजिए. क्यों ना फिलर हो, क्यों ना कॉमन एरर हो, क्यों ना वो वर्ड स्वैपिंग हो, क्यों ना वो क्लोज टेस्ट हो, है ना, आपको हमेशा एलिमिनेशन मेथड यूज करना. और एलिमिनेशन आपको कंटेक्स्ट के हिसाब से करना होता है, कभी कभी ग्रामर के हिसाब से एलिमिनेट हो जाता है, और इस तरह से आप क्वेश्चंस को फास्ट बना पाते हैं, है ना. अगला जो है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं जिसमें आप देखिएगा, जैसे क्लोज टेस्ट हो गए, इसमें कितने क्वेश्चन होते हैं, 5 से 5 क्वेश्चन होते हैं. रीडिंग कम्प्रिहेंशन में 7-8 क्वेश्चंस होते हैं. तो जनरली हम क्या गलती करते हैं कि ये सब क्वेश्चन बनाते वक्त हम क्या करते हैं कि इवन तो हमको पता है कि इसमें 6 क्वेश्चंस है, हम उसको 6 बार स्वाइप करते हैं. सपोज 1 से शुरू होता है तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे हम देखते जाते हैं, जो कि वेस्टेज ऑफ टाइम है. हमको वैसा नहीं करना है. हमको जैसे 1 नंबर क्वेश्चन देखा तो हमको पता चल गया कि आरसी है, फटाक से हम 5 या 6 पे डायरेक्ट हम टैप करेंगे सिस्टम में और वहाँ पर जाएंगे और मार्क फॉर रिव्यू कर देंगे, जिससे हमको पता चले कि हाँ इतना एरिया में आरसी है. आप 6 क्वेश्चंस अगर आप स्वाइप करते ना, तो आपको उस केस में क्या होता है ना, हर क्वेश्चन में 2 से 4 सेकंड का टाइम लगता है, तो आप 15 से 20 से 25 सेकंड का आप टाइम वेस्ट कर देते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है. तो इसलिए अगर कोई ऐसा क्वेश्चंस मिल रहा है जो कि सेट में है, मल्टीपल उसमें क्वेश्चन से एक ही जैसे करो क्लोज टेस्ट हो गए, आरसी हो गए, जंबल हो गए, तो उस केस में आप बार बार स्वाइप मत कीजिए, आगे 3-4-5 क्वेश्चन छोड़ के डायरेक्ट आप जंप कीजिए. इससे आपका कम से कम 1 से 1.5 से 2 मिनट आप ओवरऑल बचा लेंगे आप अपने मॉक टेस्ट में, है ना फ्रेंड्स. और उसके अलावा मैं एक चीज़ बताऊंगा कि इंग्लिश जब भी आप बना रहे हैं, सो आप पैराजंबल से शुरू ना कीजिए, रीडिंग कम्प्रिहेंशन से ना शुरू कीजिए. इसके अलावा आपका जो भी स्ट्रॉन्ग चीज़ है, आप कोशिश कीजिए कि आप उससे शुरू करें, जिससे आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं. और लास्ट में ये बताऊंगा कि आरसी में कई बार होता है कि 2-3 मिनट का टाइम बचता है, तो जनरली हम लोग छोड़ के भाग जाते हैं. घबराना नहीं है. जब आपको अपना स्पीड पता है ना कि आपका 15 लाइन पर मिनट का स्पीड है, तो आप 3 मिनट टाइम है ना, तो आप 1.5 मिनट पढ़िए. 1.5 मिनट में आपको पता है कि 15-22 लाइन आप पढ़ लेंगे. अगर आपका स्पीड 15 का है तो 1.5 मिनट में आप 22 लाइन पढ़ लेंगे, 22 लाइन आप स्टडी कर लेंगे. तो उस 22 लाइन में मैं गारंटी देता हूँ कि कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको मिल ही जाएंगे. आरसी के सारे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो आप मिल जाएंगे और पढ़ के आप बना लेंगे. सो इसलिए हमको इस तरह से सिस्टमेटिक वे से अप्रोच करना है इंग्लिश को, जिससे हमारा एक्यूरेसी बढ़ेगा, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, हमारा टाइम सेविंग होगा, और इस तरह से हमारा परसेंटाइल बढ़ेगा. नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा मैथ्स. मैथ्स में हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए फ्रेंड्स. सो मैथ्स भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, और आई थिंक इसके लिए जो सबसे बेस्ट अप्रोच मैं आपको ये बता सकता हूँ वो ये है कि प्रैक्टिस कभी नहीं छोड़िए मैथ्स का आप कंटिन्यूअस प्रैक्टिस कीजिए, और हमेशा एक इनोवेटिव तरीका कोशिश कीजिए खोजने का. यूट्यूब पे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं. साथ ही साथ जब भी आप प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस खोजिए फटाक से, ये मिलता है, इसको जल्दी से बनाइए. सिंप्लीफिकेशंस को बनाइए, नंबर सीरीज को बनाइए. न्यूमेरिकल को हम हमेशा प्रेफर लास्ट में करते हैं, और उसके बाद डीआई को बनाइए.
फ्रेंड्स डीआई में भी कई बार होता है ना कि हम लोग डीआई जैसे टेबुलर फॉर्म में डीआई दिया होता है, और टेबुलर फॉर्म में जो डीआई होता है हम जैसे लाइक सपोज मान लीजिए कि उसमें बहुत सारे लाइक सपोज मान लीजिए एक डीआई दिया, एक कॉलम में ईयर दिया है, दूसरे कॉलम में दिया है कि टोटल सेल्स दुकान का दिया हुआ है, और फिर तीसरे कॉलम में ये दिया हुआ है कि इंडियन लोगों ने कितना परचेज किया और फॉरेन लोगों ने कितना परचेज किया हर ईयर में। तो इस केस में हम बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि सारा का सारा टेबल को पहले कैलकुलेट करते हैं कि जैसे रेशियो में अगर दिया है कि इंडियन वर्सेस फॉरेन का परचेज का रेशियो क्या है, तो सारा का कैलकुलेट करते हैं। जैसे सपोज 5 साल है तो 5 साल का पहले कैलकुलेट करेंगे और टेबल में बनाएंगे, और फिर हर क्वेश्चन से देखेंगे और उस हिसाब से वैल्यू को पुट करके वो बनाते हैं। ऐसा हमको नहीं करना है। बहुत बार आप क्वेश्चंस में देखिएगा कि ऐसे होते हैं ना कि जब सपोज मान लीजिए 2001 ईयर एक दिया हुआ है, 2001 से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन पूछा ही नहीं होता है क्वेश्चन में, और आप फालतू में उस 2001 का इंडियन कितना परचेज किया, फॉरेनर कितना परचेज किया, आप उसका रेशियो कैलकुलेट करके आप अपना टाइम को बर्बाद करते हैं। तो हमको ये देखना है, हमको सिर्फ टेबल बना लेना है, लेकिन उसमें कैलकुलेट नहीं करना है। जैसे जैसे क्वेश्चन पूछेगा उस नीड के हिसाब से हमको कैलकुलेट करना है और उस टेबल में फिल कर देना है, ताकि आगे फिर हमको पूछता है तो उस वैल्यू को हम लोग ले लेंगे। लेकिन जब तक कोई वैल्यू नहीं पूछता है डीआई में, टेबुलर फॉर्म में जैसे होगा, उसमें आपको कैलकुलेट नहीं करना है। अगर नेक्स्ट मेरा स्टेप ये होगा कि जैसे 4 से 5 क्वेश्चंस होते हैं जिस सीरीज में, जैसे इंग्लिश मैंने बताया कि पांचों को स्वाइप नहीं करना है, ये आपके टाइम को बर्बाद करते हैं, स्पॉइल करते हैं। इस तरह से आपको नहीं करना है। आपको 1 पे जाना है डायरेक्ट, आपको पता है कि 4-5 होगा तो 5 पे जाके मार्क फॉर रिव्यू कर देना है, जिससे आपको पता चल जाए कि ये एरिया से दूसरा क्वेश्चन का सीरीज शुरू हो रहा है। तो ऐसा अगर आपका अप्रोच रहेगा फ्रेंड्स, तो आप मैथ्स में भी काफ़ी टाइम अपना सेव कर लेंगे और बहुत ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, जो कि आपके परसेंटाइल को बढ़ाने में हेल्प करेगा। जहाँ तक बात है सिंप्लीफिकेशन का फ्रेंड्स, तो सिंप्लीफिकेशन के लिए आप क्या करेंगे, सबसे बेस्ट तरीका है सिंप्लीफिकेशन को मैनुअली बैठ के सॉल्व करने से अच्छा है कि आप मेंटली कीजिए। मेंटली आप कैलकुलेशन कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, ऐड कीजिए, डिवाइड कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, है ना। आप अपना जो स्क्वायर्स हो गए, स्क्वायर रूट हो गए, क्यूब रूट्स हो गए, इनको आप लर्न कर लीजिए, इनको इनकलकेट कर लीजिए आप अपने माइंड में, और ये आपको हेल्प करेंगे कैलकुलेशन फास्ट करने में। और बहुत सारे ट्रिक्स भी आप देख सकते हैं। तीसरा सेक्शन जो है फ्रेंड्स हमारा रीजनिंग है। रीजनिंग के लिए भी मैं वही बोलूँगा कि रीजनिंग में आपको क्या करना है, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करना है। बिना प्रैक्टिस का रीजनिंग आपका स्ट्रॉन्ग हो ही नहीं सकता है। और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको सब लोग बना सकता है, लेकिन स्पीड सबको नहीं आ सकता है। स्पीड सिर्फ उसी को आएगा जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करता है। जहाँ तक बात है मेरा क्या सीक्वेंस रहता है रीजनिंग में, तो मैं जनरली प्रीफर करता हूँ कि मैं इनइक्वालिटी को मैं बनाता हूँ, सिलॉग को फिर देखता हूँ, चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग हो गया प्रीलिम्स के लिए, ये सब मैं बता रहा हूँ, उसको मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। डायरेक्शन डिस्टेंस को प्रेफर करता हूँ, और फिर मैं पजल्स को बनाता हूँ। पजल्स भी बनाते वक्त मैं ये देखता हूँ कि ज़्यादा एलिमिनेट्स वाले अगर कोई पजल है तो उसको मैं अवॉइड करता हूँ। जैसे मान लीजिए बहुत सारे ईयर्स दिए हैं, उस ईयर में बहुत सारे कार बेची गई, फिर उस कार में को अलग अलग लोगों ने ख़रीदा, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं ना पज़ल में, तो उस टाइप के पज़ल ऑब्वियसली ज़्यादा बड़ा है तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगा। तो पज़ल को भी आप उस हिसाब से सेलेक्ट कीजिए कि जिसमें कम एलिमेंट हो, जो कि आपको बनाने में आसान हो। तो ओवरऑल ये हमारा स्ट्रेटजी रहा कि हर सेक्शन को अप्रोच कैसे करना है। प्लस रीजनिंग में भी आप ये सेम ये जो मैंने लास्ट 2 सब्जेक्ट था जैसे मैथ्स और इंग्लिश में लगाया कि हर क्वेश्चन को स्वाइप मार करके देखिए। जैसे एक पज़ल है उससे 5 क्वेश्चन होता है, तो जैसे आप एक पज़ल शुरू होता है तो तुरंत आप 4 क्वेश्चन छोड़ के आप मार्क को रिव्यू वहाँ से लगा करके आगे जाइए, अगर आपको वहाँ पे छोड़ना है तो। इससे आपका 4 क्वेश्चन का स्वाइप करने का जो टाइम है वो सेव हो जाएगा। So this is overall my strategy that if you use in your daily mock test, I think it is going to help you tremendously in order to just increase your percentile in your mock test. So friends, try to use these methods in your mock test from now on, and do let me know how does it help you, and if it helps you, and if also you want me to bring some more and more videos in the future, so that you could just use my insights as to enhance your learning and experience in the banking,
and as well as your percentile also, then you can like and subscribe and share my channel to anyone. Thank you, and just happy learning and keep learning.